Hey everyone, welcome back to the Layman Way and a very good afternoon to all of you. तो आज का लेक्चर आ चुका है ना, और आज के शॉर्ट वीडियो भी आ चुका है 1 मिनट वाला, जिसमें हमने हिस्ट्री में सन्यासी रिवोल्ट को डिस्कस किया है ना. सो प्लीज़ गो एंड वॉच, अगर नहीं देखा है करंट अफेयर्स का लेक्चर और शॉर्ट्स तो प्लीज़ डू दैट. एंड इस लेक्चर में हम करंट अफेयर्स के MCQs डिस्कस करेंगे, और प्लस आज हमने एक स्टैटिक टॉपिक लिया है, दैट इज़ पॉलिटी, है ना. तो इन दोनों के 5-5 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं. दिस लेक्चर 9 एंड टुडे विल डिस्कस पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स. चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन रिपोर्ट. तो ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन रिपोर्ट किसने रिलीज़ करी है ये बताना है हमको. पहला है UNDP, दूसरा है UNEP, तीसरा है IPCC एंड चौथा है WMO, दैट इज़ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. तो हमने देखा था ये किसने रिलीज़ करी है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिलीज़ किया है ना. तो आंसर हो जाएगा 4, करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. ट्रिग्नोटेरस करोना रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज़ इज़ अ. तो ये रिसेंटली न्यूज़ में मेंशन था. व्हाट इज़ दिस? इट इज़ अ फिश स्पीशीज़, प्लांट स्पीशीज़, बीटल स्पीशीज़ है और एल्गी स्पीशीज़. तो हमने देखा था ये क्या है, नई बीटल की स्पीशीज़ है ना. और ये ऐसी पहली नहीं है, और भी नाम दिए जा चुके हैं कोरोना वायरस के नाम पे, है ना. तो ये बट दिस इज़ अ बीटल स्पीशीज़, है ना. आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बात करते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेनिंगिटिस. तो ये जो मेनिंगिटिस है इसके बारे में 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमको बताना है कौन सी सही है. तो पहला क्या बोल रहा है, इट रेफर्स टू एन इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग ऑफ द पर्सपेक्टिव मेम्ब्रेन्स कवरिंग द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. तो हमने देखा था कि मेनिंगिटिस में यही होता है ना, स्वेलिंग हो जाती है मेम्ब्रेन्स की, है ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में. तो ये सही है. तो फर्स्ट इज करेक्ट. फर्स्ट एक्चुअली सब में ही करेक्ट है, तो हम कुछ एलिमिनेट नहीं कर पा रहे. ठीक है. दूसरा क्या है, इट इज़ कॉज्ड बाय पैरासाइट्स लाइक मॉस्किटोज. तो ये सही है कि गलत है? पैरासाइट से होता है क्या? नहीं, गलत है ये. पैरासाइट से नहीं होता है, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से हो जाता है ये, है ना. बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन से होता है. तो दिस इज़ रॉन्ग. 2 हम गलत कर देते हैं. तो कौन सा ऑप्शन चला गया? ए चला गया, सी चला गया, है ना. सी चला गया और ए चला गया. अब हम थर्ड देख लेते हैं ऑप्शन. क्या बोल रहा है, करेंटली नो ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल टू क्योर इट, ओनली प्रिवेंटिव वैक्सीन्स लाइक मेनिगोकल, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी एंड न्यूमोकोकल वैक्सीन्स आर अवेलेबल, है ना. तो हमने देख लिया इसमें ओनली आ गया. ओनली एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. जनरली ओनली वाले स्टेटमेंट गलत रहते हैं, है ना. बट इसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि नो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है. और ओनली आ गया वैसे भी, तो वैसे भी गलत होना था. अगर नहीं आता है तो ओनली वाले स्टेटमेंट जनरली गलत रहते हैं. थर्ड गलत हो गया. तो थर्ड गलत हो गया, सी चला गया था हमारा और ए भी चला गया. तो क्या बचा ऑप्शन? डी बचा, दैट इज़ 1 एंड 4. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी. देख लेते हैं चौथा क्या है. ग्लोबल रोड मैप टू डिफीट मेनिंगिटिस launched by WHO aims to eliminate epidemics of bacterial meningitis and to reduce death by 70% and half the number of cases. तो दिस इज करेक्ट, है ना. यही न्यूज़ तो हमने डिस्कस करी थी, है ना. तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, है ना. आगे बढ़ते हैं. बेरियम फाइंड्स इट्स एप्लीकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस. कहाँ कहाँ बेरियम यूज़ होता है? पहला है सुपर कंडक्टर्स इंडस्ट्री में, दूसरा है स्टील इंडस्ट्री में, तीसरा है फायर वर्क्स इंडस्ट्री में, चौथा है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में. तो बेरियम जो है हमने देखा था, हमने पढ़ा था ना कि सुपर कंडक्टर्स में यूज़ होता है, इलेक्ट्रो सेरामिक्स में यूज़ होता है ना. स्टील इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है. फायर वर्क्स में तो जो ग्रीन कलर का ग्रीन कलर आता है फायर वर्क्स में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ बेरियम. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन ऑयल एंड गैस. ये बेसिकली ड्रिलिंग में यूज़ होता है एज अ लुब्रिकेंट, इसके कंपाउंड्स यूज़ होते हैं. तो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट. तो ऑप्शन हो जाएगा डी, है ना. तो ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है. जनरली ऐसे क्वेश्चन में सारे ऑप्शन सही रहते हैं, बट हमेशा नहीं होते हैं. अगेन फिर से स्ट्रेस करूँगा, हमेशा नहीं होते, जनरली सही रहते हैं ना. तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा. ठीक है, डी. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स जेनो ट्रांसप्लांटेशन. हमने पढ़ा था ये करंट अफेयर्स में, जेनो ट्रांसप्लांटेशन. तो लेट्स सी कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन कौन, ये 4 स्टेटमेंट से कौन सा सबसे अच्छा डिस्क्राइब करता है. पहला क्या है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग लिविंग सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स विद इन द सेम स्पीशीज़. अच्छा. दूसरा क्या बोल रहा है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग लिविंग सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़. ओके.
प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग टिश्यूज और लिविंग सेल्स टू द सेम पर्सन। और चौथा क्या बोल रहा है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग लिविंग सेल्स टिश्यूज और ऑर्गन्स टू अ डिफरेंट पर्सन। अच्छा, तो देखो अगर आप इन चार ऑप्शंस को देखोगे ना तो आपको दिखेगा ये कि पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन एक्चुअली सेम ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लिखा है, विद इन द सेम स्पीशीज हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं ना, और यहाँ क्या बोल रहा है, विद इन द टू अ डिफरेंट पर्सन कर रहे हैं, है ना। तो मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कर रहे हैं, मतलब विद इन सेम स्पीशीज कर रहे हैं, है ना। तो ये चौथा और पहला ये तो दोनों तो सेम है, तो इसका मतलब इन दोनों में से तो कोई आंसर हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? इन दोनों में से तो कोई आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये दोनों तो सेम सेम ऑप्शन है। बचता है 2 एंड 3। अब 2 एंड 3 जो ऑप्शन है उसमें एक तीसरा बोल रहा है प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग टिश्यूज और लिविंग सेल्स टू द सेम पर्सन। अगर सेम पर्सन में ट्रांसप्लांट कर रहे होते तो इतना बड़ा कोई इशू थोड़ी बनता उसका। वो तो नॉर्मल ट्रांसप्लांटेशन होता है ना, जिसमें सेम पर्सन में ही ट्रांसप्लांट कर देते हैं, एलो ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। नॉर्मल ट्रांसप्लांटेशन होता है। जीनो आ गया कुछ वर्ड, जीनो मतलब कुछ अलग सा होगा ना, जीनो मतलब कुछ अलग सा होगा। सेम ही पर्सन में ट्रांसप्लांटेशन कर रहे थे तो क्वेश्चन क्यों पूछते यूपीएससी? समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग लिविंग सेल्स टिश्यूज और ऑर्गन्स बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज। यही तो उसकी खासियत है कि भाई हम अक्रॉस स्पीशीज ट्रांसप्लांट करते हैं। हमने देखा था ना कि कैसे पिग का जो किडनी है ना, उसको ट्रांसप्लांट किया गया था ह्यूमन में, है ना। ये हमने देखा था, है ना। इसी को ही जेनो ट्रांसप्लांटेशन बोल रहे थे। ठीक है, तो इस टाइप से आपको वे ऑफ थिंकिंग डेवलप करना है जब प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कर रहे होगे, है ना। कि भाई इतना दिमाग आपको लगना चाहिए, प्लेट में रख के कोई नहीं देगा कि हाँ ये लो ये क्वेश्चन है, ये लो आंसर है। ऐसे कोई यूपीएससी कभी नहीं पूछता है ना, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइप से दिमाग अभी ऐसे इन एमसीक्यूज़ में आप यही प्रैक्टिस करो कि वे ऑफ थिंकिंग कैसे डेवलप करना है ना। हमेशा मैं बोलता रहता हूँ वे ऑफ थिंकिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्चुअली डूइंग द क्वेश्चन, है ना। नहीं आया रट लिया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट वे ऑफ थिंकिंग एमर्ज करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब पॉलिटी के 5 क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द प्राइम मेंबरशिप ऑफ। कौन था प्राइम मिनिस्टर, कब इंट्रोड्यूस हुआ था 9th शेड्यूल? 1951 में। उस टाइम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो भाई जब इंडिया आज़ाद हुआ था कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम, है ना। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इसमें से सही मार्क करना है। द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन हैज़ अ प्रोटोकॉल अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड, सी एंड एयर। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन इज द फर्स्ट एवर लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट। ओके, थर्ड क्या बोल रहा है, अ हाईलाइट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम is inclusion of a specific chapter aimed at returning assets to their rightful owners from whom they had been taken illicitly. Okay. चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है, The United Nations Office on Drugs and Crime is mandated by its member states to assist in the implementation of both UNCAC जो Convention Against Corruption है and UN Convention Against Transnational Organized Crime. अब देखो, अब ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि आप रट के नहीं जाओगे इसको, आपने नहीं, हो सकता नहीं पढ़ा हो इन ऑप्शंस को, तो कैसे करना है इसको, है ना। यही तो इंपॉर्टेंट है, तो कैसे करना है। नॉर्मल क्वेश्चन सब बना लेंगे, ये वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, इसी से आपका सिलेक्शन होगा। तो देखो अब देखते हैं, ऑप्शंस पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं इसको करने की। इसमें देखो पहली बात तो ऑप्शन में क्या है, 1 and 3, 2, 3 and 4, 2 and 4 एंड 1, 2, 3, 4, ये सब ऑप्शन में है। ठीक है, ठीक है, तो हम एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला क्या बोल रहा है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। तो करप्शन से रिलेटेड कोई कन्वेंशन है। करप्शन क्या होता है, जब आप घूसखोरी कर रहे हो, है ना, आप एक्चुअली में लीगली अलाउड नहीं हो वो चीज़ करने के लिए, आप पैसे खा रहे हो, दिस इज करप्शन, है ना, यही करप्शन है। इस कन्वेंशन में एक प्रोटोकॉल है जिसमें हम स्मगलिंग कर रहे हैं माइग्रेंट्स की, लैंड, सी और एयर के। तो ये माइग्रेंट्स की अगर हम स्मगलिंग कर रहे हैं तो एक क्राइम है ना यार, दिस इज़ अ क्राइम, दिस इज़ नॉट करप्शन। ये करप्शन की डेफिनेशन में फिट नहीं करता है कुछ, है ना, समझ में आ रहा है। तो ये गलत हो सकता है, दिस कैन बी रॉन्ग। ठीक है, कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है, करप्शन कुछ ऐसा होगा कि भाई पैसे से रिलेटेड हो, आप घूसखोरी कर रहे हो, इस टाइप से कोई करप्शन हो तो समझ में आता है। अब इसमें एक ऐसा प्रोटोकॉल लाया गया है जिसमें हम माइग्रेंट्स की स्मगलिंग कर रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, बेसिकली दिस इज अ ह्यूमन राइट्स इशू, है ना। तो ये अगर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन में आता तो समझ में भी आता, है ना, ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन में आता तो समझ में भी आता, करप्शन वाले में क्यों आएगा ये। ठीक है, तो पहला हम गलत कर देते हैं। पहला अगर गलत हुआ तो कुछ हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं,
ये हमने एलिमिनेट कर दिया और ये हमने एलिमिनेट कर दिया। अब देखो, अब बी और सी में 2 एंड 4 तो सही है, तो 2 एंड 4 पे हमको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमको देखना है थर्ड वाला ऑप्शन कि थर्ड सही हो सकता है कि नहीं, है ना। तो थर्ड क्या बोल रहा है, अ हाईलाइट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ट्रांसनेशनल मतलब बिटवीन नेशंस, है ना, दो नेशंस के बीच में क्राइम हो रहा है, ठीक है। उस कन्वेंशन में एक ऐसा चैप्टर स्पेसिफिकली इंक्लूडेड है जिसमें ये लिखा गया है कि एसेट्स को हम रिटर्न करेंगे टू देयर राइटफुल ओनर्स फ्रॉम हुम दे हैव बीन टेकन इलिसिटली। मतलब कि अगर किसी कंट्री ने किसी के एसेट को ले लिया है इलीगली, इलिसिटली, तो वो उसको वापस करेगी, ठीक है। अब थोड़ा सोचो, अगर ऐसा होता तो जो पाकिस्तान ने हमारा ऑक्यूपाई किया हुआ है जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको बोलते हैं, तो वो अभी तक रिटर्न नहीं कर देता। मतलब अगर ऐसा इंटरनेशनल कन्वेंशन में ऐसा कुछ है कि आप किसी के इलीगली, और जिसकी प्रॉपर्टी है, ये इंडिया की प्रॉपर्टी है, आपने ले लिया है इसको, आप वापस करो ना इसको। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान करता है इसको वापस, है ना, प्रेशर पड़ता पाकिस्तान के ऊपर, पर ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना। इसका मतलब बैक ऑफ द माइंड हमारी ये चल रहा है कि ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कुछ हो। और ये लैंड वैंड को एसेट रिटर्न करना, ये कोई मतलब ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम थोड़ी है। ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़, है ना, मर्डर कर दिया, बड़े लेवल पे एक्सप्लोजन करवाया, है ना, या फिर ये सब क्राइम है। स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स, ये क्राइम हो सकता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में माइग्रेंट्स आप स्मगल कर रहे हो, है ना, दिस इज़ अ ऑर्गेनाइज क्राइम हो सकता है, ठीक है। बट रिटर्निंग एसेट्स टू द राइटफुल ओनर बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ना। और अगर ऐसा होता तो मतलब पाकिस्तान ने अभी तक कर दिया होता, है ना। बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं आते इस चीज़ में, ठीक है, टेरिटरी डिस्प्यूट नहीं आते। तो थर्ड इज़ ऑल्सो रॉन्ग। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। सोच रहे हो ना कैसे कैसे कर सकते हो क्वेश्चंस अगर नहीं आ रहे होते हैं तो। ये आप देखो, ये आप पढ़ के नहीं जाओगे कभी, इतना सब नहीं कोई पढ़ के जाता है ना, बट थोड़ा कॉमन सेंस लॉजिक से हो गया क्वेश्चन, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अब देखो यहाँ पे करना अलग बात है, वहाँ मेन पेपर में करना दूसरी बात होती है ना। तो वहाँ पे हो सकता है आपका इतना दिमाग ना चले, बट यही तो प्रैक्टिस करनी है कि वहाँ पे भी दिमाग आपका ऐसे चलना चाहिए, ठीक है, तभी कर पाओगे। तो क्या आंसर हो गया इसका, सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The 44th Amendment to the Constitution of India introduced an article placing the election of Prime Minister beyond judicial review. और दूसरा क्या बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया struck down 99th Amendment to the Constitution of India as being violative of independence of judiciary. तो देखो, जो भी पॉलिटी पढ़ता है ना उसको ये तो पता है कि दूसरा स्टेटमेंट सही है। 99th अमेंडमेंट वाज अबाउट NJAC, है ना। अगर आपने पढ़ी है पॉलिटी नॉर्मल भी तो आपको पता है कि यही NJAC से रिलेटेड था, उसको जुडिशरी ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हैम्पर हो रहा था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन माना गया था। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को बेसिकली ये वाले 99th अमेंडमेंट जो था उसको हटा दिया गया। तो ये तो देखो स्टेटमेंट सही है सेकेंड वाला। अब कभी कभार क्या होता है, बच्चे पूरा अमेंडमेंट याद नहीं करते हैं, जैसे ये 44th अमेंडमेंट है, ठीक है। अब आपको इस पहली क्वेश्चन में भाई डाउट है, पहले ऑप्शन में डाउट है। अब सिंस ये दो स्टेटमेंट वाला है, हमको पता है दूसरा सही है, तो या तो बी ऑप्शन हो सकता है या तो सी ऑप्शन हो सकता है ना, यही दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। तो 50-50 तो हमने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि हमको एक स्टेटमेंट पता है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। मान लो नहीं पता आपको कि 44th अमेंडमेंट में क्या हुआ था, बट थोड़ा बहुत तो सब करते हैं, हिस्ट्री विस्ट्री तो सबने पढ़ी है ना। अब आपको ये तो पता है कि 44th अमेंडमेंट कब आया था, 1978 में आया था, है ना। 44th अमेंडमेंट तभी आया था 1978 में। अब उस टाइम ये क्या बोल रहा है, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड कर दिया। मतलब अब जो है जुडिशरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को मतलब स्क्रूटनाइज नहीं कर सकती। ऐसा आपको क्या लगता है किस एरा में हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के टाइम, है ना। तभी तो इमरजेंसी और ये सब चीज़ें आई थी ना 1975 में, तभी आया था ये सब 1975 और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम। तो ये तो 1978 की बात कर रहा है ना। उस समय तो सरकार भी नहीं थी, ठीक है, मोरारजी देसाई और इनकी सरकार थी इस टाइम। तो इस टाइम तो नहीं हुआ होगा, है ना, इस टाइम तो नहीं हुआ होगा। और अगर ऐसा कुछ है कि इलेक्शन बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू है, 2-4 अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 42nd 44th ये सारे अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर ऐसा कुछ होता तो हमको याद होता कि भाई किसी ने इन दोनों में से किसी एक अमेंडमेंट में होगा, बट इन दोनों ही अमेंडमेंट में हमको ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब अमेंडमेंट नहीं है ऐसा कोई, है ना। 42nd अमेंडमेंट कब आया, 1976 में आया। और 44th अमेंडमेंट कब आया, 1978 में आया, है ना।
सो ये दोनों में ही नहीं था, ये बेसिकली आई गेस 39th अमेंडमेंट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, 39th अमेंडमेंट में ये आया था, ठीक है। तो दिस इज़ रॉन्ग। तो आपने इसमें क्या लॉजिक लगाया, आपने इसमें ये लॉजिक लगाया कि भाई इंदिरा गांधी के टाइम में ऐसा कुछ हुआ होगा, है ना, तब था 1975, है ना, 1978 में ये नहीं आया होगा, या तो पहले आया होगा 1975 से पहले, है ना, बाद में तो नहीं आ सकता क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट ही नहीं थी, या तो 1975 इमरजेंसी के टाइम ये सब आया होगा 42nd अमेंडमेंट में, 44th में तो नहीं होगा, है ना। अगर यहाँ पे 42nd होता तो आप डाउट में आ सकते थे तब भी कि भाई 42nd में आया है नहीं आया है, पता नहीं आया है नहीं आया है ना, तब आप डाउट में आ सकते थे, ठीक है। बट ये देखो ये दोनों अमेंडमेंट्स हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 42nd और 44th। सो इसको बाय हार्ट जो है आपको सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया गलत, दूसरा हो गया सही, आंसर हो गया बी। समझ आया, वे ऑफ थिंकिंग डेवलप हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज पर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। तो भाई सुप्रीम कोर्ट का जब इम्पीचमेंट होता है तो हमको ये बहुत ही फेमस प्रोसेस है, मतलब अगर आप पॉलिटी अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच कैसे किया जाता है। कि भाई पहले एक मोशन पास होता है ना, वो स्पीकर के पास पहले मोशन जाता है, स्पीकर एक्सेप्ट करता है, स्पीकर को एक्सेप्ट करना होता है वो मोशन, तभी आगे वो कंटिन्यू होता है, तभी 3 जजेस की इंक्वायरी कमेटी बैठती है और फिर वो उन चार्जेस को क्या करती है, उन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करती है। अगर वो गिल्टी फाइंड होते हैं उस चार्जेस में, तब दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी मतलब एब्सोल्यूट प्लस 2/3 मेजॉरिटी से पास होता है मोशन, और तब जाके प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलता है और फिर जाके सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच किया जा सकता है ना। ये पूरा प्रोसीजर है, बहुत ही बेसिक है, सबको पता होता है। तो पहला तो गलत हो गया, पहला गलत हो गया कि भाई कैन नॉट बी रिजेक्टेड, इट कैन बी रिजेक्टेड, स्पीकर के पास अथॉरिटी होती है, इट कैन बी रिजेक्टेड, है ना। तो पहला गलत हो गया, पहला हम गलत कर देते हैं, पहला गलत कर देते हैं। क्या बचा, बी और सी। अब हमको क्या देखना है इसमें, कौन सा ऑप्शन देखना है, चौथा। हमको ये पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमको बस अब चौथा देखना है कि चौथा सही है कि नहीं। इफ द मोशन ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ अ जज is taken up for voting, the law requires a motion to be backed by each house of the parliament and supported by a majority of total membership of that house and by not less than 2/3 of the total members of that house present and voting। तो यही तो हमने देखा, एब्सोल्यूट प्लस 2/3 की मेजोरिटी चाहिए होती है रेजोल्यूशन पास करने के लिए जब इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जज चल रहा होता है ना। तो फोर्थ इज करेक्ट, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया सी, है ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है ये लास्ट क्वेश्चन। विद द रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन और लिमिटेशंस और प्रोविजंस कंटेन्ड इन ऑर्डिनरी लॉज कैन नॉट एक्ट एज प्रोहिबिशंस और लिमिटेशंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स अंडर आर्टिकल 142। इट कुड मीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन डील कर रहा है बेसिकली, रिवॉल्व किसके अराउंड कर रहा है, आर्टिकल 142 के अराउंड, है ना। अब हो सकता है आपको नहीं पता हो आर्टिकल 142 क्या करता है। आर्टिकल 1 एक्चुअली पता होना चाहिए क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर वाले पार्ट में आता है ये, बट अगर नहीं पता है तो क्या करें हम, ठीक है। तो क्या करें, कैसे करें इस क्वेश्चन को, चलो देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, द डिसीजन टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाइल डिस्चार्जिंग इट्स ड्यूटीज कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई डिसीजन लेती है ड्यूटी करते टाइम, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट, किसी कोर्ट में, है ना। डेमोक्रेसी है इंडिया में, ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज़ को चैलेंज ना कर सकते हो कोर्ट में, आप किसी भी चीज़ को चैलेंज कर सकते हो। समझ में आ रहा है, आपका किसी ने अगर आपको कोई मतलब आपका कोई राइट वॉयलेट हो रहा है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो, और किसी भी चीज़ को चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है, कोर्ट में। तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट कि भाई हम चैलेंज नहीं कर सकते, हम चैलेंज तो कर ही सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू हर जगह है, चैलेंज तो हो ही सकती है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ नॉट कंस्ट्रेंड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स बाय लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है उससे सुप्रीम कोर्ट कंस्ट्रेंट नहीं है कि मतलब उसी ही दायरे में काम करेगा। तो ये तो हमारा फीचर ही है ना कॉन्स्टिट्यूशन का कि हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंश्योर करते हैं कि भाई जुडिशरी जो होनी चाहिए वो इंडिपेंडेंटली काम करनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर 2 ऑर्गन्स, मतलब लेजिस्लेचर और वो एग्जीक्यूटिव के कंपैरिजन में जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम करनी चाहिए। तभी तो हमने इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर दिया है इसको, है ना, और सेपरेट पावर्स दिए हैं। एनजेएसी को क्यों हटा दिया गया, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा था ना, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को हैम्पर कर रहा था। तो ये ऑप्शन हो सकता है ना, बट हमको तो मालूम नहीं ना आर्टिकल 142 क्या बात करता है, हो सकता है बाकी ऑप्शन में भी हो आंसर। तो सी देखते हैं। इन द इवेंट ऑफ ग्रेव फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है,
द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी विदाउट द कंसल्टेशन फ्रॉम द कैबिनेट। ठीक है, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। चौथा क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट मेक लॉज ऑन सर्टेन मैटर्स विदाउट कंकरेंस ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर। मतलब कुछ पर्टिकुलर मैटर्स पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉज नहीं बना सकता यूनियन गवर्नमेंट से बिना परमिशन के, है ना, ऐसा है, नहीं बना सकता, सही बात है। बट हमको ये पता लगाना है कि ये आर्टिकल 142 के अंदर कुछ है क्या ऐसा। अब मेरे को एक बात बताओ, अब हो सकता है आपको ना पता हो आर्टिकल 142 क्या होता है, ठीक है, बट हम जब नॉर्मल पॉलिटी पढ़ते हैं तब हम ये थोड़े बहुत एक्चुअली हमको रेंज थोड़ा बहुत पता रहता है कि भाई यूनियन का जब हम चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो हमको पता रहता है कि ये आर्टिकल 52 से लेकर लगभग 151 152 तक डील करता है ना। ये यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी आता है, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट आती है, यूनियन एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, ये सबसे डील करता है। आर्टिकल 142 इसके बीच में ही आ रहा है ना, तो कुछ इससे ही रिलेटेड होगा, समझ में आ रहा है, कुछ इससे रिलेटेड होगा। और जो ये स्टेट लेजिस्लेचर्स वाले आर्टिकल हैं ये कब आते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, इसमें आप 89 प्लस कर दो लगभग, तो 89 प्लस करोगे तो कितना आएगा, लगभग करो 141 आएगा, है ना। बट सिंस 151 तक तो यही है, 150 तक हमें याद रहता है रफली, यहाँ तक है, तो 152 से स्टार्ट होता है स्टेट लेजिस्लेचर, या उसके बाद से ही स्टार्ट होता होगा, है ना, से लेकर आगे तक जो भी जितना भी है 152 से लेकर आगे तक 200 के आसपास जो आर्टिकल्स हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर से डील करते होंगे। तो 142 वाला आर्टिकल इसके बीच में तो आ नहीं रहा, यूनियन के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया कि ये स्टेट लेजिस्लेचर से कुछ डील करता है, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर के अगर किसी मैटर से डील करता होगा तो इसी आर्टिकल में आएगा ना, मतलब अपने आर्टिकल्स में आएगा ना, 142 में यूनियन वाले आर्टिकल में क्यों आएगा, ठीक है। तो ये चला गया। अब आता है इमरजेंसी। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सब पढ़ते हैं इमरजेंसी, है ना। और अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी पढ़ा होगा, इमरजेंसी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपको पता ही है पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस आते हैं, जिसमें 352 से लेकर 360 आर्टिकल तक हम इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं। 360 आर्टिकल टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी, है ना। 356 365, है ना, ये सब आर्टिकल्स किससे डील करते हैं, इमरजेंसी से डील करते हैं ना, प्रेसिडेंट रूल, नेशनल इमरजेंसी, यही सब से डील करते हैं। तो 142 तो दूर दूर तक यहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं है ना, तो 142 तो नहीं होगा, तो सी भी गलत हो गया। अब सी गलत हो गया, डी हमने गलत कर दिया क्योंकि उस आर्टिकल्स में आ नहीं रहे। ए कौन सा है, ए में हमने ए भी वैसे ही आप आर्टिकल से ही कर सकते हो। इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल से डील करता है, आर्टिकल 224, है ना, से लेकर 229 तक शायद रहता है, 324 के आसपास ही आर्टिकल्स रहते हैं इलेक्शन कमीशन के। तो 142 तो फिर भी इससे डील नहीं करेगा। तो ये तीनों ही आर्टिकल के बेसिस पे गलत हो गए, समझ में आ रहा है। थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि भाई कौन सा आर्टिकल कहाँ पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। समझ में आ रहा है कैसे सोचना है, सोचना कैसे ये समझ में आ रहा है। रटो मत ऑप्शन, बट ये सोचो कि सोचना कैसे, क्वेश्चन करने कैसे हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 142 बता देता हूँ किससे डील करता है। ये आर्टिकल 142 में लिखा हुआ है, एज इट इज़ कॉपी किया है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन में पास सच डिक्री, मतलब ऑर्डर, as it necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it, and any decree so passed or orders so made shall be enforceable throughout the territory of India in such a manner as may be prescribed by or under any law made by the parliament, and until provisions in that behalf is so made in such a manner as the president may by order prescribe। मतलब कुछ नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है जस्टिस इंश्योर करने के लिए। अगर उसके पास कोई मैटर पड़ा है जस्टिस डिलीवरी के लिए, तो जस्टिस इंश्योर करने के लिए थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है, और वो जो ऑर्डर है वो हर पार्ट ऑफ इंडिया में एनफोर्सेबल होगा। समझ में आ रहा है, अनटिल अनलेस कोई ऐसा लॉ बनता है जो उस प्रोविजंस को उससे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, तब सुप्रीम कोर्ट फिर से रिव्यू करेगा, बट तब तक सारे टेरिटरी में वो पास होगा। समझ में आ रहा है। तो दिस इज आर्टिकल 142। आई होप गाइज आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू डिड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज़ रिकमेंड द चैनल टू योर फ्रेंड्स। और ये MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ डू इट रिलीजियसली, है ना। एंड फॉर मोर सच कोर्सेज यू कैन लॉग ऑन टू www.thelaymanway.com। प्लीज़ लीव अस अ रिव्यू एंड एक्सप्लोर आवर यूट्यूब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर सो पेशेंटली। कल मिलेंगे अगले लेक्चर में करंट अफेयर्स के साथ, है ना, और डेली MCQs के साथ और शॉर्ट्स वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड हैव अ वेरी ग्रेट संडे, बाय बाय।